अंत में मैं ही जीतेगा, अंत में मैं ही जीतेगा भाई। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है बेटा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4। तो आखिरी शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। बेटा कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी आखिरी शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल हो जाएगा। कार्बन सोचेगा कि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं तो मेरी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये शेल ही खत्म हो गई, आखिरी शेल ये बन गई और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो भी स्टेबल। पर बेचारा कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है। और ये चीज बोर्ड में पूछता है ऐसा क्यों? आओ देखें। मान लो कार्बन ने कोशिश की कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने कस के पकड़ रखा होगा। अब आप जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं पाते, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। दूसरा रास्ता कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं। अब बेटा इस न्यूक्लियस ने ऑलरेडी टोटल देखो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, 2 अंदर 4 बाहर। मैं कह रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन और ले लो, न्यूक्लियस कहेगा भाई हम और 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएंगे, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। अब क्या करे कार्बन? इस तरह से तो काम नहीं बन रहा। अब कार्बन एक नई तरकीब निकालता है, वो कहता है मेरे आसपास जो दोस्त हैं मैं उनसे कहूंगा कि मुझे अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, बदले में मैं भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तुम्हारा भी भला मेरा भी भला। इस तरह का शेयरिंग वाला बेटा जो मामला होता है, जो कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। यहां देखो कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक 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 एक, 4 हाइड्रोजन इसके दोस्त आ गए। अब हाइड्रोजन को बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2, एक और चाहिए। ये कार्बन कहेगा कार्बन बाबू अपना एक इलेक्ट्रॉन हमारे साथ शेयर कर दो, हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर शेयर और शेयर। कार्बन कहेगा बड़े चालू हमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तो हाइड्रोजन कहेगा ठीक है। तो कार्बन इन सब के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास भी शेयर कर लेगा। अब देख हाइड्रोजन के पास 2 2 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 और 4 8, दोनों का भला हो गया। इस तरह की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की। पहली बात, जनरली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, सो दे हैव एब्सेंस ऑफ आयंस। दूसरी बात बेटा दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? कोवैलेंट कंपाउंड में बेटा क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो ये एक मॉलिक्यूल फिर दूसरा मॉलिक्यूल, ये जो दो मॉलिक्यूल होंगे इनके आपस में जो फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, ये पूरा एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होती है। अगर आप इनको हीट करोगे तो क्या होगा? इनकी फोर्स कम हो जाएगी, ये अलग हो जाएंगे, इवेपोरेट हो गए या मेल्ट हो गए। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा और भी कोवैलेंट कंपाउंड है। अच्छा जनरली कोवैलेंट कंपाउंड आपको नॉन मेटल और नॉन मेटल के ही मिलते हैं। मान लो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक और चाहिए, तो क्लोरीन अपने दूसरे दोस्त क्लोरीन से कहेगा कि तुम्हारे पास भी 7 है, आओ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें। इन लोग एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। बेटा जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और चाहिए, तो ये ऑक्सीजन कहेगा मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं, ये कहेगा मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं, इसके भी 8 और इसके भी 8। बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 1 2 2 बॉन्ड बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन की बात करें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन कहता है तुम शेयर कर लो, ये कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन तुम भी शेयर कर लो, इसके भी 8 इसके भी 8, देखो 2 6 8 2 6 8। अब बेटा जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 1 2 3, तो क्या बनता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद बेटा आपको नाम लिखने में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो आपको बेसिक तो आता होगा भाई कि एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स वगैरह, तो ये चीज नहीं आती तो इसको तो आपको याद करना होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन, कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है या अगर एक ही कार्बन है और अगर बगल हाइड्रोजन है तो हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन इसलिए लिखते हैं एन। जरा देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है, अगर बगल सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये एन हो गया। अब एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड तो एन बन गया मीथेन। यहाँ देखो दो कार्बन को बोलते हैं एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो क्या बन गया? एथेन। 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। बेटा एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उनके डबल से 2 ज्यादा होंगे। जरा ये देखो कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? डबल से 2 ज्यादा, डबल होगा 4 उससे 2 ज्यादा 6, CnH2n+2। अगली चीज है बेटा अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो इसको बोलते हैं एल्कीन और लिखते हैं ईन। अब यहाँ देखो कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन तो क्या बन गया? एथ, बीच में डबल बॉन्ड तो ईन, क्या बन गया? एथीन। बेटा ध्यान दो यहाँ पे एक कार्बन वाला मामला नहीं आया, यहाँ पे मीथेन नहीं आया। अरे भाई कैसे आएगा? एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनता नहीं, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो मीथेन जैसी कोई चीज होती नहीं, एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बना? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो पहला सीरीज का जो पहला मेंबर है वो होता है एथीन। अब यहाँ पे 3 कार्बन तो बेटा प्रोप, डबल बॉन्ड तो ईन, 4 कार्बन तो ब्यूट, डबल बॉन्ड तो ईन, 5 कार्बन तो पेंट, डबल बॉन्ड तो ईन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, देख लो C3H6 C4H8 C5H10। अगली चीज बेटा अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं एल्काइन और लिखते हैं आइन। ये देखो ये 1 2 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 1 2 3 3 कार्बन तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 1 2 3 4 4 कार्बन तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 5 कार्बन तो पेंट, प्रोप, 5 कार्बन तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। इनका बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन इनके डबल से 2 कम होंगे। जरा देखो कोई भी इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, ब्यूटाइन का, तो ब्यूटाइन हो जाएगा C4H6 आएगा, गिन लेना। तो डबल C4 का इसका डबल कितना होगा? 8, डबल से 2 कम 6, गिन लेना, यही आएगा। तो बेटा एल्केन में CnH2n+2 यानी हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, एल्कीन में CnH2n यानी हाइड्रोजन कार्बन के डबल, एल्काइन में CnH2n-2 यानी हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम, ऐसे इसको याद रखना होगा। अब बेटा कुछ चीज आती है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं? कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कंपाउंड को सारी केमिकल प्रॉपर्टीज दे देते हैं। एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो कंपाउंड को सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो ClBr हेलोजन, इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो या ब्रोमो और लिखा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले लिखो। यहाँ देखो कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप होगा, मैं स्टेप आउट लेता हूं, 3 कार्बन तो प्रोप होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन हो गया और Cl लगा है तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। प्रीफिक्स मतलब पहले तो क्या बोला? क्लोरोप्रोपेन। बस यही एक फंक्शनल ग्रुप है आपके सिलेबस में जो प्रीफिक्स में लगता है, बाकी सब नाम के बाद, बाकी सब नाम के बाद, क्लोरो ब्रोमो नाम के पहले। अगला देखो OH, OH मतलब बेटा अल्कोहल, शराब। हां अल्कोहल, इसके लिए यूज करते हैं ऑल और सफिक्स यानी बाद में, ऑल बाद में। और देखिए 2 कार्बन तो एथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड तो एन लिख दिया और OH का मतलब ऑल, OH का मतलब ऑल और कहां लगाओ? बाद में। 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, OH का मतलब ऑल, एथेनॉल। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब हम इथेन लिखते हैं तो यहाँ पे ई आता है और जब ऑल लगाएंगे तो ये, और यहाँ से ई गायब कर दिया। तो एनसीईआरटी में बोलती है कि 2 वॉवेल साथ में मत रखो, तो पहला वाला वॉवेल हटा दो। यहाँ पे देखो प्रोपेन था तो यहाँ पे इथेन, तो ई काट देते हैं, इथेनॉल। तो जब भी 2 वॉवेल आए पहला वाला उड़ा देना। नेक्स्ट है बेटा C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O और H, ये है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। और इसके लिखते हैं अल, अल, और इसको भी बाद में लिखते हैं। सारी चीजें बाद में से, क्लोरो ब्रोमो पहले, अल कहां? बाद में। C डबल बॉन्ड OH देखो 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड,
अब कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड देख के इन मत बोलना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोप एन, और लास्ट में क्या लगेगा सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या है एल्डिहाइड यानी अल, प्रोपेन अल, यहां से देखो ई कर दिया प्रोपेन का, प्रोपेन अल। नेक्स्ट है बेटा सी डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन हो। इसकी खास बात है बेटा ये हमेशा बीच में मिलेगा, कहां मिलेगा बीच में, इसके दोनों तरफ हमेशा क्या होते हैं कार्बन, सी डबल बॉन्ड O ऐसे खुला हुआ, ये है कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप कीटोन, और बेटा कीटोन के हम लोग क्या लिखते हैं ओन, और ये भी सफिक्स यानी बाद में। तो यहां देखो 1 2 3 सी डबल बॉन्ड कहां है बीच में, दोनों तरफ कार्बन, 3 कार्बन तो बेटा प्रोप, कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखना, कार्बन ऑक्सीजन के नहीं, कार्बन कार्बन के, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और भाई यहां पे क्या लगा है सी डबल बॉन्ड O बीच में लगा है तो ओन, यही सी डबल बॉन्ड O साइड में लगता है तो अल, तो प्रोपेन ओन। नेक्स्ट है बेटा सी डबल बॉन्ड O और साथ में OH, यानी वो कीटोन वाला ग्रुप भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया दोनों साथ में, सी डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड, और ये भी बाद में ओइक एसिड। और देखें दो कार्बन तो एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन, और सी डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं ओइक एसिड, पूरा एथेनोइक एसिड। तो बेटा ये हो गई आपकी नेमिंग कंप्लीट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया होमोलॉगस सीरीज। बेटा होमोलॉगस सीरीज क्या है, सीरीज है उन कंपाउंड्स की जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जिनका सेम फार्मूला हो, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो। भाई फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप सेम हो जाएगी। तो ये क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वेयर ईच कंस्टिट्यूटिव मेंबर डिफर्स बाय CH2। ये भी समझा देता हूं। मान लो मैंने एल्केन उठा लिया, बेटा एल्केन मतलब एक सीरीज थी पूरी, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अगर मैं देखूं सारे एल्केन का फार्मूला यही होगा CnH2n+2, यानी सबके पास क्या है सेम जनरल फार्मूला। अच्छा अब सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ना किसी में क्लोरो लगा ना ब्रोमो लगा, कुछ नहीं, ये तो एल्केन है, साइगा साइगा एल्केन। अच्छा अब देखो पहला एल्केन मीथेन CH4, दूसरा एल्केन इथेन C2H6, है ना। इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या गैप हुआ। ये बेटा आपका पहला एल्केन है, कौन सा ये CH4 मीथेन, और ये दूसरा इथेन। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन, कितना डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस है। तो देखो यही लिखा है दे डिफर बाय CH2, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एक से जब दूसरे पे जाते हैं कंसेक्यूटिव मेंबर, ये एक कार्बन हो गया, ये दो कार्बन का एल्केन, एक कार्बन का एल्केन दो कार्बन का, जब हम कंसेक्यूटिव मेंबर्स पे जाते हैं तो 14 AMU एटॉमिक मास बढ़ जाता है। क्यों भाई कितना बढ़ना चाहिए, CH2 बढ़ रहा है, यहां से यहां एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। बेटा कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और दो है तो 1 * 2 2 + 12 14। तो अगले मेंबर पे जैसे ही जाओगे कितना मास बढ़ जाएगा 14 AMU। और ये चीज मैंने एल्केन में दिखाई, एल्कीन एल्काइन क्लोरोब्रोमो में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कहीं पे भी अगर होमोलॉगस सीरीज है तो हर अगला मेंबर पिछले वाले से CH2 आगे होगा, हर अगले मेंबर का 14 AMU एटॉमिक मास ज्यादा होगा। पूरी सीरीज के सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी पर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जैसे सॉल्युबिलिटी हो गई, ये जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी चेंज होगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे चेन बड़ी होगी, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप द सीरीज, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बेटा मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ग्रेडेशन इन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वगैरह भी चेंज होती है अलग अलग मेंबर की, पर सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर होमोलॉगस सीरीज। क्यों, क्योंकि सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे के सारे एल्केन है, सारे के सारे अल्कोहल होंगे, मेथनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल सब अल्कोहल है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट एक चीज आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, या आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड्स जिनका जब फार्मूला लिखे तो सेम आए पर जब बनाए तो डिफरेंट दिखे, यानी वो कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मैंने देखो फार्मूला लिखा C4H10, C4H10, इसको लगाने का एक तरीका तो ऐसा था, सीधा सीधा लगा दिया CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ऐसे लगा दिया, दूसरा तरीका था CH3 CH CH3 और एक CH3 नीचे ऐसे गिर गया। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, और इन दोनों कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। क्यों बेटा, क्योंकि इन दोनों को गिनो, 3 कार्बन सॉरी 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसको गिनो 1 2 3 4 4 कार्बन 3 3 6 2 8 2 10 10 हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें देखो 4 कार्बन सीधे लगे, इसमें 3 सीधे एक नीचे लटक गया। तो ब्यूटेन वाला केस पूछता भी है कि इसके दो आइसोमर्स बना के दिखाओ, पूछता है तो ये दोनों बनाने होंगे, एक सीधे सीधे लगा देना, एक ऐसे नीचे लटका हुआ लगा देना। अब कैसे याद रखिएगा, कहां पे H3 होता है कहां पे H2, मैंने भी बताया था ना, आप सिंपल बेटा ऐसे 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 बना लेना। कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कितनी बची 3, तो यहां पे लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन। कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कितनी बची 2, तो यहां पे लगा देना 2 हाइड्रोजन। यहां पे 2 सेटिस्फाइड 2 हाइड्रोजन, एक सेटिस्फाइड 3 बची 3 हाइड्रोजन, देखो बन जाओ CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये चीज आप एग्जाम में खुद से भी कर ले जाओगे, कार्बन कार्बन की चेन बनाना और हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेना। जैसे इसका एक और एग्जांपल है C3H6O। अब देखो यहां पे 3 कार्बन लगाए, C डबल बॉन्ड OH, कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड। यहां पे भी 3 कार्बन लगाए, यहां पे बेटा C डबल बॉन्ड O बीच वाले पे है, C डबल बॉन्ड O बीच, जब C डबल बॉन्ड O बीच में है और दोनों तरफ कार्बन तब क्या है कीटोन। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है भाई, इसमें C डबल बॉन्ड O बीच में है, इसमें साइड में है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। ऐसी चीजों को बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, और यही दो आइसोमर्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में, ध्यान से कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो यानी एल्केन होते हैं, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बेटा वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जनरल फार्मूला या तो एल्कीन का CnH2n या एल्काइन का CnH2n-2। बेटा ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं। ये बात शायद लिखी नहीं है, लिख देता हूं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं और जाहिर सी बात है ये लेस है तो ये क्या हो जाएंगे मोर रिएक्टिव होते हैं। तो डिफरेंस लिखने को आए ट्रिपल बॉन्ड हो, जनरल फार्मूला या तो एल्कीन का CnH2n या एल्काइन का CnH2n-2। बेटा ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं। ये बात शायद लिखी नहीं है, लिख देता हूं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं और जाहिर सी बात है ये लेस है तो ये क्या हो जाएंगे मोर रिएक्टिव होते हैं। तो डिफरेंस लिखने को आए तो तीन डिफरेंस लिख सकते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, दीस आर लेस रिएक्टिव दीस आर मोर रिएक्टिव। क्लियर, चलो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कार्बन का एक फिनोमेना एलोट्रोफी। एलोट्रोफी क्या होता है कि कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट जब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हम बोलते हैं एलोट्रोप और इस फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रोफी। बेटा ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ये डिफरेंट फॉर्म सेम एलिमेंट से बनते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि केमिकली उसी चीज से बने, उसी एलिमेंट से बने हैं, कोई नया एलिमेंट नहीं आया, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है पर फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा अलग अलग हो जाती है। कार्बन ये फिनोमेना एग्जिबिट करता है। कार्बन देखो कैसे, डायमंड में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है। डायमंड कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट कार्बन से बनता है। डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस पूछ लिया बेटा, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एंड ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लिपरी सा होता है। दोनों बनते किससे हैं, कार्बन से बनते हैं। इससे ज्यादा डिफरेंस आपको लिखने नहीं है, ना ही एनसीईआरटी आपको बोलता है कि आप इनके स्ट्रक्चर यानी कि लेयर्स को समझो, समझने की जरूरत नहीं, वरना मैं हाइब्रिडेशन बता दूंगा, डायमंड हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ग्रेफाइट हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। चलो तो लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट है बेटा कि अरे हां यार ये सवाल तो आपने भी सोचा, मैंने पूछा, मैं पूछ लेता हूं, ये बताओ कि हम लोग कार्बन का ही चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का क्यों नहीं पढ़ा, हाइड्रोजन का क्यों नहीं पढ़ा, सोडियम का क्यों नहीं पढ़ा, इस एक एलिमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, किसके लिए एनसीईआरटी में इतना बड़ा चैप्टर बना दिया। क्योंकि बेटा कार्बन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है, इतने कंपाउंड इस दुनिया में कोई नहीं बनाता जितना कार्बन। बेटा आपके आसपास जितनी चीजें हैं सब कार्बन से बनी है, प्लास्टिक पॉलीमर कार्बन से बनता है, ये स्मार्ट बोर्ड प्लास्टिक पॉलीमर ये भी कार्बन से बनता है, कपड़ा नायलॉन कार्बन से बनता है, खाना जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनता है, जिस चेयर पे आप बैठे हो वो कार्बन की है, हमारे अगल बगल हर तरफ कार्बन है, कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड,
मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। सवाल ये आता है कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है? तो आपको 3 रीजन लिखने हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन होता है कैटनेशन। कैटनेशन बेटा कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि वो बहुत सारे अलग-अलग कार्बन से जुड़ के या तो बहुत लंबी एक चेन बना लेगा, या तो एक रिंग बना लेगा, या तो ब्रांचिंग बना लेगा। ब्रांचिंग देखी थी? एक नीचे लटक गया था आइसोमेरिज्म में। हाँ, तो या तो स्ट्रेट चेन कार्बन 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 जुड़ के स्ट्रेट, या तो कार्बन 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 की रिंग बना लेगा, या कोई कार्बन नीचे लटक जाएगा। तो ये कार्बन की खुद से जुड़ने की सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू सेल्फ लिंक एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स कॉल्ड कैटनेशन। कैटनेशन की प्रॉपर्टी ग्रुप 14 में सिलिकॉन भी दिखाता है, पर कार्बन जितनी नहीं दिखाता। क्यों? कार्बन ही ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्यों दिखाता है? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है। छोटा होता है तो इसका न्यूक्लियस अगल बगल के एटम को अपनी तरफ खींच पाता है, अगल बगल के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच पाता है। यही दूसरा रीजन बन जाता है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, ये भी पूछ चुका है बोर्ड में कि कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि कार्बन का एटम छोटा होता है। छोटा बिकॉज़ कार्बन हैज स्मॉल एटम, और स्मॉल एटम होने से क्या होता है? अगल बगल के दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को ये खींच के पकड़ लेता है। दूसरी बात है बेटा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कोई चीज अगर एक बॉन्ड बना सकती है तो एक ही दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगी। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो चारों तरफ से अलग-अलग दोस्तों का हाथ पकड़ लेगा और नए-नए कंपाउंड बनाएगा। इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। 4 इसकी वैलेंसी होती है। तीसरी चीज है बेटा आइसोमेरिज्म, यानी बेटा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना देगा। हमने देखा था C4H10 एक स्ट्रेट वाला, एक नीचे लटकने वाला। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या NaCl ऐसा कर सकता है? नहीं, NaCl एक ही उसका फॉर्मूला NaCl है और बनता भी NaCl है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है, इस वजह से कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट बेटा हमें पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन, पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आपको ये दो कंपाउंड के फॉर्मूले याद हो। एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनोइक एसिड CH3COOH। प्लीज इन दोनों को पॉज करके याद कर लो, तभी आगे समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं एथेनॉल CH3CH2OH। इसका पहला रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ। इसको आप ऐसे सोचो, थोड़ी देर के बस दिमाग में सोचो कि ये एक एसिड है, एसिडिक रिएक्शन दिखा रहा है। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है? एसिड और मेटल क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो बेटा अगर ये एसिड है तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया होगा और वहीं पे आप सोडियम को घुसा देना, CH3CH2OH ने ये रिएक्शन याद हो गया। नेक्स्ट है CH3CH2OH एथेनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देंगे 443 केल्विन पे। कंसंट्रेटेड H2SO4 पानी का भूखा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये एथेनॉल से कहेगा हमें पानी दे दो, इस कार्बन से कहेगा OH निकाल दो, इस कार्बन से कहेगा अपना एक H दे दो। OH और H और OH मिलके वाटर बन गया, बचा क्या? CH2 और यहां से भी हाइड्रोजन निकल गया CH2। तो CH2 बीच में बन गया डबल बॉन्ड, दो कार्बन तो H, डबल बॉन्ड तो E। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है एथेनॉल का ऑक्सीडेशन। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होने चाहिए, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्या करते हैं? एथेनॉल को ये ऑक्सीजन देते हैं। एथेनॉल को जब एक ऑक्सीजन और मिलेगा तो ये बन जाता है एथेनोइक एसिड CH3COOH, दो कार्बन तो H, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में N और ओइक एसिड कैसा होता है? कलरलेस। एक चीज और याद रखना कि जब अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं तो ये पर्पल कलर का होता है और इस रिएक्शन में अपना कलर लूज कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एथेनोइक एसिड की, नाम में ही एसिड लिखा है, तो ये एसिड वाले सारे रिएक्शन देंगे जो एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े थे। पहला रिएक्शन है इसका बेस के साथ। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? एसिड से निकलता है H+, बेस से निकलता है OH-, H और OH मिलके वाटर और क्या बन गया? सॉल्ट। देखो यहां से H+ निकला, यहीं पे Na घुसा दो, CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एथेनोइड। दूसरा रिएक्शन है एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सॉल्ट। तो देखो यहां क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनाना है? एसिड से H+ निकाल दो और यहां पे Na घुसा दो, H+ निकाला, Na घुसाया। यहां पे भी सेम चीज, मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एसिड से H+ निकाल दो और यहां Na घुसा दो, CH3COONA। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद होगा, लाइम वाटर को मिल्कीकरण कर देता है, एक्सेस में पास करो तो मिल्कीनेस डिसअपीयर। अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन। जो दो कंपाउंड मैंने आपको याद कराए, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में सोच लो, भाई ये तो एसिड है, सबको पता है, एथेनोइक एसिड। थोड़ी देर सोच लो कि ये एक बेस है, दिमाग में सोच लो ये एक बेस है। तो बेटा एसिड क्या निकालता है? H+, बेस से क्या निकलता है? OH-, H और OH मिलकर क्या बन गए? वाटर। अब देखो यहां से H+ निकल गया, CH3COO और यहां से OH। अब ये वाला पार्ट आके यहां पे जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट आके यहां पे CH3COO CH2 CH3। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग होते हैं। तो स्वीट स्मेलिंग है तो इसको परफ्यूम में यूज कर लिया और कहां यूज कर लिया? फ्लेवरिंग द फूड में यूज कर लिया, फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। अब ये जो एस्टर बना है, इसका रिएक्शन अगर NaOH से करा दे तो उसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो ये एस्टर उठा लो और NaOH लगा दो। अब ध्यान से सुनो, यहां से निकालना है अल्कोहल CH3CH2O और यहां से पकड़ लो H, CH3CH2O, यहां से पकड़ लो H, क्या निकला? CH3CH2OH। एथेनॉल पहले बना दो। अब बचा क्या? CH3CO और यहां से ONA, CH3COONA, सोडियम एथेनॉइड। बेटा ये यूज होता है सोप इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम सैपोनिफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा एडिशन रिएक्शन। जो भी आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड जो होते हैं, वो देते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे यहां पे हमने ले लिया एथीन, दो कार्बन तो H, डबल बॉन्ड तो ईन। इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करना चाहा। अब हाइड्रोजन इसमें कैसे ऐड होगा? डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, क्या बना? एक बॉन्ड गायब हो गया, एक H उधर, एक H इधर। तो दो कार्बन तो H, सिंगल बॉन्ड तो ईन। तो इथीन ये क्या है? इथीन से क्या बन जाता है? इथेन। कैटलिस्ट क्या रहता है? याद रखना, कैटलिस्ट होता है निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम या प्लैटिनम। एनसीईआरटी में ये और ये दिया है, वैसे बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हो सकता है क्लोरीन ऐड होता तो क्लोरीनेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर एनसीईआरटी में सिर्फ यही है। ये यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में। अब एडिशन था एल्कीन और एल्काइन में, अब आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होता है एल्केन में, यानी सैचुरेटेड में। बेटा एल्केन थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये वाला रिएक्शन कराने के लिए सनलाइट डालनी पड़ती है एनर्जी देने के लिए। हमने एल्केन कौन सा लिया? मीथेन ले लिया। क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई बाहर जाएगा कोई अंदर आएगा। तो यहां से बेटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा और यहां से इसके अंदर एक Cl आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बाहर चला गया, Cl अंदर आया, CH3Cl, क्लोरो मीथेन यहां पे बन गया। यहां से एक H निकला, यहां से एक Cl निकल गया, HCl बन गया। कौन दिखाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड दिखाते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए सनलाइट लगती है। नेक्स्ट है बेटा कंबशन। आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल, किसी का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, हीट एनर्जी निकलेगा। देखो मीथेन का ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। एथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। तो याद कर लो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलता है। जब बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप हीट करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो, कंबशन करते हो तो क्लीन ब्लू फ्लेम होता है। पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप हीट करते हो, जब कंबशन करते हो तो येलो फ्लेम निकलती है विद ब्लैक स्मोक। अगर इनकंप्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन सूत बनती है, ये याद रखना। क्या बनती है? कार्बन सूत। जैसे कई बार आपने घर में देखा होगा चाय का जो पतीला होता है नीचे से क्या हो जाता है? काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके गैस सिलेंडर के अंदर गैस थी उसका इनकंप्लीट कंबशन यहां पे हो रहा था, इसीलिए कार्बन सूत का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सोप। सोप क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। सोप में एक होता है हेड, एक होती है टेल। जिसका हेड होता है इसको पानी से बहुत प्यार होता है, हाइड्रोफिलिक, पानी से लव करता है। इसकी जो टेल होती है इसे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो बेटा सोप की कहानी क्या होती है? मान लो यहां पे आपके कपड़े पे एक दाग लगा है। जनरली जो दाग होते हैं वो तेल के, ऑयल के होते हैं। मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयल। अब ये जो दाग लगा है इसको हमने जूम कर लिया 100x। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, दाग ऐसा तो नहीं चिपका हुआ है, तो 2D है, 3D में छोटे-छोटे देखोगे, कंकड़ लास्ट में देखोगे 3D जैसा। तो ये दाग यहां पे मुझे दिख रहा है। अब बेटा ये सोप का मॉलिक्यूल आता है, इस वाले पार्ट को पानी से प्यार है तो ये पार्ट पानी की तरफ चला गया, इस वाले पार्ट को पानी से डर लगता है तो ये डर्ट के अंदर घुस गया। भाई इसके ऊपर आप पानी डाल दो, इस शर्ट के ऊपर पानी, और इसको जूम कर दिया तो हर तरफ पानी है और बीच में क्या है? डर्ट। डर्ट मतलब ऑयल। तो बेटा
इस पार्ट को पानी से प्यार है तो ये पानी की तरफ चला गया, इस पार्ट को पानी से डर लगता है और हेड जिसको पानी से प्यार है वो पानी की तरफ। यहाँ क्या है, हर तरफ पानी है और बीच में हमारी डट। ये देखने में 2D लग रहा है, असल में 3D में होगा। मान लो ये शर्ट है और ये हमारा डट, तो भाई पानी इसके हर तरफ है ना, तो जो इसका हेड है उसको तो पानी से प्यार है, वो पानी की तरफ है, और टेल घुस गई डर्ट के अंदर, हेड बाहर टेल अंदर। इस तरह से एक माइसेल